नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जस्टिस वर्मा वाला मामला आपको याद है? जज साहब के घर से ढेर सारे नोटों का बंडल मिला था, वहां आग लगी थी। आग लगने में नोट के बंडल जल गए थे। पहले कहा गया नोट के बंडल मिले हैं, फिर कहा गया नहीं मिले हैं, फिर जांच वांच हुई, सब पता चला और मामला यहां तक पहुंचा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव चलाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में बात हुई। राज्यसभा के जगदीप धनखड़ साहब इसको लेकर बहुत एक्टिव थे और अचानक जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो जाता है। तब तक तो यह बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही थी, हम कानून के ऐसे जानकार तो नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि धनखड़ साहब का इस्तीफा वर्मा साहब को बचाने के लिए किया गया था। दरअसल जस्टिस वर्मा ने कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में उन्होंने यह कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उनको हटाने का जो प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अध्यक्षों द्वारा मिलकर बनाई गई कमेटी ही जांच कर सकती थी। लेकिन चूंकि धनखड़ साहब ने तुरंत इस्तीफा दे दिया, इसलिए जो कमेटी बनी 3 जजों की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य थे, वो अकेले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बना दी। अब सबको यह लग रहा था कि कमेटी बनी है, जांच करेगी, लेकिन जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ कहा और जो कुछ याचिका लगाई और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे सीधे यह कहा है कि कानून बनाने वाले ही कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा खेल नजर आ रहा है। क्या सरकार को यह बात पता थी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो मिलकर जो कमेटी बनाएंगे जांच के लिए, वो लीगल कमेटी होगी? और अगर इसमें लोकसभा के अध्यक्ष अकेले होंगे, अकेले ही वो 3 लोगों की कमेटी बना देंगे, तो वो लीगल नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में वो टिकेगी नहीं। क्या इसीलिए अचानक जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवा दिया गया? आपको याद ही है कि जगदीप धनखड़ का ऐसा इस्तीफा हुआ जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। जो जगदीप धनखड़ मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुके रहते थे, जो राज्यसभा के अंदर विपक्ष के सांसदों को अपमानित करते रहते थे, निष्कासित करते रहते थे, वो जगदीप धनखड़ अचानक कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और यहां तक कि उनका विदाई समारोह भी नहीं होता है। उसके बाद धनखड़ साहब एकाध कार्यक्रमों में गए हैं, छोटा मोटा भाषण दिया है, लेकिन लगभग खामोश बैठे हुए हैं। उस समय भी यह बात की जा रही थी कि जगदीप धनखड़ वर्मा जी के ऊपर, जस्टिस वर्मा के ऊपर केस चलाए जाने, महाभियोग चलाए जाने के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि जस्टिस वर्मा जो हैं उनके खिलाफ केस चले और उनके गिरफ्तारी हो, करप्शन का मामला उनके ऊपर चले, जिसके लिए जरूरी यह था कि महाअभियोग प्रस्ताव पास होता। यह भी कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के नेताओं के संपर्क में थे और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर यह महाअभियोग लाना सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे में अचानक धनखड़ साहब को हटा दिया जाता है और बिरला साहब अकेले 3 लोगों की कमेटी बनाते हैं, जो लीगली सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके कौन पहुंचता है? जस्टिस वर्मा। जाहिर तौर पर जस्टिस हैं तो कानून की उनको शानदार जानकारी है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सरकार को आदेश देता है कि इस गलती को सुधारा जाए। इस प्रोसेस में पूरे 4-5 महीने बीत चुके हैं और इस पूरे टाइम में जस्टिस वर्मा का जिक्र लोकसभा या राज्यसभा के अंदर नहीं किया गया। अब यहां से उठते हैं सवाल। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार जस्टिस वर्मा को बचाना चाहती है? क्या धनखड़ की बलि इसलिए दी गई क्योंकि वो जस्टिस वर्मा को महाअभियोग प्रस्ताव में लाना चाहते थे, उसके जाल में लाना चाहते थे कि जस्टिस वर्मा ने अगर करप्शन किया है तो उसके खिलाफ केस चले? क्या इसीलिए सरकार ने अचानक आनन फानन में जगदीप धनखड़ को हटाया? क्या सरकार जस्टिस वर्मा को बचा रही है? और अगर बचा रही है तो क्यों? सवाल यह भी उठ रहा था, कई सारे लोग यह बात कर रहे थे उस समय, कि जस्टिस वर्मा के घर से जो पैसा बरामद हुआ है, क्या जस्टिस वर्मा का ही है या किसी और का पैसा है? उस पैसे का सोर्स क्या है? आप सोचिए, एक ऐसे मामले में जिसमें 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है, एजेएल और यंग इंडियन के बीच
जो एक अखबार को बचाने के लिए, नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए की गई तकनीकी व्यवस्था का मामला है, उसमें ईडी कोर्ट में पहुंच जाता है। यह अलग बात है कि कोर्ट ने कहा कि यह याचिका जो आपकी है, जो आपकी जांच है, वो लीगली गड़बड़ है, हम इस पर कोई सुनवाई करेंगे ही नहीं। लेकिन एक ऐसा मामला जहां करोड़ों के नोट मिले हैं, जले हुए नोट मिले हैं, यह पुष्टि हो चुकी है कि वो नोट मिले हैं। एकदम क्लियर है कि जस्टिस वर्मा के बंगले से ये नोट मिले हैं और इसके बावजूद जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई में सरकार का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। 15 करोड़ रुपए बताया जा रहा है कि थे और उस 15 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये पैसे कौन से थे? जज साहब के करप्शन के पैसे थे। जज साहब ने कैश में पैसा लिया था जो वहां रखा गया था। बड़ा आश्चर्यजनक है कि इतना सारा 15 करोड़ रुपए कोई ऐसे ही ऐसी जगह रख देगा जो घर से बाहर थी। क्या किसी नेता ने या किसी पार्टी ने ये पैसे उनके पास रखवाए थे ये सोच के कि जस्टिस साहब के घर में तो ईडी भी नहीं घुस सकती, तो वहां पैसे सेफ हैं, सही टाइम पे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कभी विधायक खरीदने के काम आएंगे, कभी एमपी खरीदने के काम आएंगे, या किसी बिजनेसमैन के पैसे थे? किसके पैसे थे वो? अभी तक इस पर कुछ भी सामने नहीं आया है। और ये जो गड़बड़ी की गई है, ये छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। मैं आपको टिप्पणी बताऊं कि जस्टिस वर्मा ने जो याचिका की, उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मसीह। इन लोगों ने सुनवाई की और संसद पर सीधे सीधे सवाल उठाते हुए जस्टिस दत्ता ने कहा, कानून बनाने वाले सदन ने कानून पर ध्यान नहीं दिया। यदि संसद स्वयं कानून का पालन नहीं करेगी तो हम किसको कहेंगे कि कानून का पालन करें? जस्टिस मसीह कहते हैं कि यह मामला सिर्फ जस्टिस वर्मा तक सीमित नहीं है, यह संसदीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल है। यदि संसद अपने ही कानूनों का पालन नहीं करेगी तो संविधान की नींव हिल जाएगी। और 7 जनवरी 2026 को सुनवाई के लिए लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा सचिवालय और मुख्य कानून अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अब आप देखिए, ओम बिरला साहब कोई खुद बैठकर यह काम नहीं करने वाले हैं। जाहिर है कि ओम बिरला के सामने, ओम बिरला के आसपास कानून के जानकार होंगे जिन्होंने उनको एडवाइस किया होगा। क्या कानून के उन जानकारों को इस बात का पता नहीं था कि एक हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर कमेटी बनाते हैं? अगर दोनों में से कोई एक अकेले कमेटी बनाएगा तो उसको सही नहीं माना जाएगा। अच्छा, मान लीजिए धनखड़ साहब नहीं थे, तो धनखड़ साहब के नहीं होने पर भी राज्यसभा तो चल ही रही थी, उपाध्यक्ष तो थे ही राज्यसभा के, हरबंश जी। तो हरबंश जी को इस कमेटी में अगर शामिल कर लिया गया होता तो मामला लीगल हो जाता। क्या कानून के जो जानकार बैठे हुए हैं ओम बिरला जी के आसपास, उनको सलाह देने के लिए उनको इतनी जरा सी जानकारी नहीं थी? अगर यह जानकारी नहीं थी तब तो बहुत शर्मनाक है। इसका मतलब है कि उनके आसपास ऐसे कानूनी सलाहकार बैठे हुए हैं जिनको कानून की पूरी जानकारी ही नहीं है। यह तो बहुत ही शर्मनाक बात हो गई। और अगर उनको जानकारी थी, उसके बावजूद 3 लोगों की कमेटी अकेले ओम बिरला से बनवा दी गई, इसका मतलब यह है कि जानबूझकर जस्टिस वर्मा को बचाने का खेल खेला जा रहा था। और यही सबसे बड़ा सवाल यहां सामने आता है। अगर यह खेल खेला जा रहा था तो समझिए यह बेहद खतरनाक खेल है। अगर 15 करोड़ रुपए कोई जस्टिस वर्मा के यहां छुपा कर रख रहा है तो पता नहीं कितने जस्टिस वर्मा होंगे देश में जिनके यहां इस तरह का काम चल रहा होगा। और जाहिर है कि जस्टिस है, हाई कोर्ट के जस्टिस है, तो उनके घर ना पुलिस घुस सकती है, ना इनकम टैक्स घुस सकता है, ना ईडी घुस सकती है। तो इस तरह का अगर खेल चल रहा है तो ये तो बड़ा गंदा और बड़ा भयानक खेल चल रहा है। क्या इसी खेल के खुलासे के डर से धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ है? सरकार अगर जस्टिस वर्मा को बचा रही है तो क्यों बचा रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कोई नहीं देगा। ये ऐसे सवाल हैं जो गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगा। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये सवाल पूछें। और अगर आपको लगता है कि इन सवालों का पूछा जाना ज़रूरी है तो इन वीडियोस को दूर तक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। हमारी ताकत बनिए। अगर संभव हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए।
स्कैन कोड आपको दे देते हैं, क्यूआर कोड आपको दे देते हैं। इस क्यूआर कोड से आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइन बटन दबा के या फिर पिन कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे भी आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।